देखो ना जी, ठंड बढ़ती जा रही है। इस बार लगता है भगवान ने भी गरीबों की तरफ से नज़र फेर ली है। पर क्या करें, घर में जलाने को एक लकड़ी नहीं बची। अगर ऐसे ही पड़ रहे तो भूख से पहले ठंड ले डूबेगी। कुछ सोचो, वरना मुश्किल हो जाएगी जी। अरे भंवरी, सोचता कौन नहीं है, पर करने को ताकत ही कहाँ बची है। फिर भी चलो, आज जंगल की तरफ निकल कर देखूंगा। शायद कहीं रास्ते में गाय भैंसों के सूखे गोबर मिल जाएं। उन्हें सुखाकर उपले बना लें तो कुछ जलावन भी होगा और वो शायद बेचकर दो पैसे भी कमा पाएं। फिर हीरालाल ठंड से कांपते हुए जंगल की तरफ जाता है। रास्ते में सुबह की धुंध इतनी गहरी थी कि कोहरे के कारण आगे को दिखाई नहीं देता था। पेड़ों के नीचे कुछ सूखे गोबर गिरे हुए दिखे। वह हर एक टुकड़ा इकट्ठा कर बोरी में भरने लगा। फिर पीछे से एक आवाज आई, अरे हीरालाल काका, अरे इतनी ठंड में अकेले जंगल में क्या कर रहे हो? यहाँ क्या कर रहे हो? आपकी उम्र तो घर में रजाई ओढ़ने लायक है, यहाँ जंगल में, यहाँ खुद को तकलीफ क्यों दे रहे हो? गांव में लोगों के घरों में लकड़ी बालर सब है, मगर आप अभी भी इतने पुराने जमाने की मेहनत क्यों कर रहे हैं? अरे बेटा छोटन, तुम्हारे घर में सब होगा, औरों के घर में सब है, मगर हमारे पास तो रजाई भी फटी हुई है। किसी के आगे हाथ फैलाकर खाने का मन नहीं करता बेटा। ये गोबर इकट्ठा कर लूँगा, तोपले बनाकर बेच दूँगा, जिससे सर्दी का थोड़ा सहारा बन जाएगा, सर्दी से राहत मिल जाएगी। बेटा, मेहनत मजदूरी करना शौक थोड़ी ना होता है बेटा, मजबूरी होती है। तो ये सुनकर छोटन को हीरालाल पर दया तो आई, पर वह काम का आदमी नहीं था। वह तुरंत वहाँ से चला गया। हीरालाल कभी कमर दर्द से रुक जाता, कभी सांस फूलने लगती, मगर वह चलता रहता था। फिर हीरालाल गोबर इकट्ठा करके घर चला जाता है। फिर हीरालाल घर पहुँचे तो भंवरी देवी उनका इंतजार कर रही थी। इतनी देर लगा दी आपने, मैंने तो सोचा कहीं ठंड में गिर तो नहीं गए। चलो अच्छा है, थोड़ा गोबर मिला, इसे सुखाते हैं, फिर मैं अपने हाथों से अच्छे उपले बनाऊंगी। गांव में सर्दी बढ़ी है, लोग जलावन ढूंढ रहे हैं, शायद हमारे उपले बिक जाएं और चूल्हा जल सके। फिर दोपहर तक दोनों पति पत्नी मिलकर उपले बनाने लगे। भंवरी गोबर को हाथों से गोल गोल आकार देती, हीरालाल धूप में पंक्तियों में लगाता। फिर धीरे धीरे उनके घर के आगे उपलों की एक लंबी कतार बन गई। फिर शाम को गांव का मुखिया कैलाश उनके घर के सामने से गुजर रहा था। उपलों की कतार देखकर वह रुक गया। अरे हीरालाल, इतने सारे उपले बना लिए, अच्छा कर रहे हो। गांव में कई लोग लकड़ी ना मिलने से परेशान हैं। अगर तुम इन्हें बेचोगे तो लोग जरूर खरीदेंगे, पर हाँ, दाम थोड़ा कम रखना। सर्दी में ऊपर से गरीबी भी सब पर भारी है, सोच लो। तुम कमाओ, मगर गांव वालों की तकलीफ भी समझना, ठीक है? हाँ मुखिया जी, हम गरीब लोग ठगी नहीं करते, बस इतना चाहते हैं कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए। उपले तो हम सस्ते में ही देंगे, वरना हमारे जैसा बूढ़ा कौन खरीद पाएगा। लोगों की मदद भी हो जाएगी और 2 पैसे भी मिल जाएंगे। बस भगवान करे कि सब ठीक से बिक जाए। फिर कैलाश सर हिलाकर वहाँ से चला गया। फिर अगले दिन उन्होंने उपले बेचने शुरू किए और फिर सच में लोग उपले खरीदने भी लगे। सर्दी तेज थी, लकड़ी महंगी हो गई थी, जंगल से लकड़ियां मिल नहीं रही थी। हीरालाल और भंवरी के सस्ते उपले गांव वालों के लिए किसी राहत से कम नहीं थे। फिर गांव की औरतें आपस में बतलाने लगी थी, उस बुढ़बुढ़ा की पत्नी के उपले अच्छे हैं, जल्दी जल जाते हैं। फिर धीरे धीरे उनकी आमदनी में भी काफ़ी बढ़ोतरी होने लगी। भूख का डर कम होता दिख रहा था उनमें। लेकिन गांव में अच्छे काम हमेशा अच्छे लोगों को ही नहीं दिखते, बदमाशों की नज़र भी पड़ती है। गांव का बदमाश बल्लू नाम का एक लड़का उन उपलों को देखकर लालच में आ जाता था। एक शाम की बात है, उसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर हीरालाल के आंगन में सूखे उपलों का बड़ा हिस्सा तोड़ दिया और वहां से थोड़े बहुत उपले लेकर भाग गया। फिर सुबह होती है तो भंवरी बाहर आई और देख पड़ी, अरे राम, हमारे आधे उपले कौन उठा ले गया? उपले कौन चुरा ले गया? तुरंत ही हीरालाल भी वहां जाता है
और हीरालाल यह देखकर बहुत दुखी हो जाता है। फिर उसी समय बल्लू अपनी मोटरसाइकिल पर आता दिखा। अरे क्या हुआ बाबूजी? अब क्या करोगे बाबूजी? गांव की चीज गांव वालों की। आप दोनों बूढ़े क्या खैरात बांट रहे थे। हमने सोचा कि हम भी थोड़ा फायदा उठा लें। आपके उपले अच्छे हैं इसलिए ले गए। और सुनो, आगे से ध्यान रखना, गांव में धंधा करने से पहले हिस्सा देना पड़ता है, ठीक है? आप जब बनाना तो मुझे जरूर देना उपले, नहीं तो सोच लो फिर। फिर भंवरी देवी कहने लगी, बल्लू शर्म नहीं आती तुम्हें? ये हिस्सा विस्सा हम नहीं जानते। ये उपले हमने मेहनत से बनाए हैं। तुम्हारे दादाजी ने कितनी मेहनत की है। गोबर को जंगल से रास्तों से यहाँ लाने में फिर हम लोगों ने बनाया है। बेटा ठंड में फटते हाथों और कमर में होती दर्द फिर भी उपले बनाए हैं। तुम लोगों जैसे जवान लोग बूढ़ों का सहारा बनते हैं, लूटने वाले नहीं। भगवान से डर नहीं लगता क्या? फिर बल्लू हंसते हुए बातों को निकल गया। फिर हीरालाल चेहरा उदास करके बैठ गया। अरे भंवरी, अब क्या करेंगे? हमारे पास न लकड़ी है न खाना, और अब उपले भी गए, गोबर भी नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम दोनों इस ठंड में बच नहीं पाएंगे। गांव वालों ने तो उपले खरीदे, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि हमारा घर भी इन्हीं से चलता है। बहुत सारे गांव वालों ने तो पैसा भी अभी नहीं दिया है, उधार कर रखा है। फिर वे दोनों दुखी होकर बैठे होते हैं, आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर छोटन आ जाता है। अरे काका, मैं बल्लू को जानता हूँ, वह बदमाश है, पर हर बदमाशी की हद होती है। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, पर गांव वालों का साथ भी लेना पड़ेगा। बेवजह डर कर बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। चलिए मुखिया के पास चलते हैं और सब बताते हैं। गांव में बुजुर्गों की इज्जत होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हीरालाल को छोटन की बात सुनकर उसे थोड़ा उम्मीद की किरण दिखी। फिर वे दोनों मुखिया के घर पहुंचे। फिर कैलाश मुखिया उन लोगों को देखकर चौंक गया। फिर कैलाश कहने लगा, अरे हीरालाल भाई, इस ठंड में आप यहाँ कैसे? और ये चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? कुछ परेशानी हो गई क्या? बताइए। गांव की सुरक्षा और न्याय मेरा काम है। अगर किसी ने आपका नुकसान किया है तो वह बच नहीं पाएगा, वह जरूर सजा भोगेगा। खुलकर बताइए क्या हुआ। अरे मुखिया जी, हमारे सारे उपले बल्लू उठा ले गया। बहुत सारे उपले तोड़ डाला उसने कहा कि गांव में धंधा करना है तो हिस्सा देना पड़ेगा। हम बूढ़े लोग हैं, किससे लड़ेंगे? बस आपकी मदद चाहिए। अगर ये उपले भी टूटने लगे तो हमारे ठंड में जान चली जाएगी। फिर ये सुनकर कैलाश गुस्से में आ गया। उसने तुरंत कहा, जल्दी से गांव में एक बैठक बुलवाओ, ठीक है? जाओ, हम सभी चबूतरे पर मिलते हैं। फिर सभी लोग गांव के चबूतरे पर इकट्ठा हुए। फिर बैठक में डॉक्टर रेवता भी आई। फिर सभी ने सुना कि कैसे बल्लू ने बूढ़े दंपति के उपले तोड़े। फिर डॉक्टर रेवती बोली, देखिए गाँव वालों, गांव में इस बार खांसी, बुखार और सर्दी बहुत बढ़ रही है। लोग रात में ठंड के कारण बीमार पड़ रहे हैं। ऐसे समय में उपले लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। हीरालाल और भंवरी के उपले गांव की ज़रूरत बने हुए हैं। अगर कोई इन्हें तोड़ेगा तो पूरा गांव नुकसान झेलेगा। ये तो आप सभी को पता है कि जंगल में लकड़ियां मिल नहीं रही हैं। तो सोचो, आप लोग ठंड से कैसे निजात पाओगे? आप लोगों के पास इतना पैसा तो है नहीं जो आप लोग हीटर वगैरह सब ले पाओगे। गांव से बाहर तो निकलोगे ही ना काम करने के लिए। अब हर समय रजैया में तो पड़े नहीं रहोगे। तो सोचो, इन बुजुर्गों की समस्या को समझो, समय की गति को समझो। देखो, अगर कोई इनके उपले तोड़ेगा तो पूरा गांव इसका नुकसान झेलेगा। फिर ये सुनकर सब लोग भड़क उठे। फिर कैलाश ने फैसला सुनाया, तुरंत बल्लू को तुरंत यहाँ पर बुलाया जाए। फिर बल्लू तुरंत वहाँ आता है तो लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए। वह कुछ नहीं बोल पाया। फिर भीड़ के सामने कैलाश गरजा और कहा, बल्लू, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बूढ़े लोगों की मेहनत पर हाथ डालते हो। गांव के लोग ठंड से मर रहे हैं और तुम उनके लिए राहत देने वाले उपले ही चुरा रहे हो।
आज से तुम हीरालाल से माफ़ी मांगोगे और जितने उपले तोड़े उतने दोगुने वापस करोगे, समझे? अरे 15 रुपये का एक उपला बेचा जाता है और आप लोग इतने रुपये के उपले खरीद नहीं पाओगे? गरीब हो क्या तुम? किसी की मेहनत बर्बाद करने पर लगे हो। फिर मुखिया कैलाश की बातें सुनकर बबलू बहुत डर जाता है। फिर उसने अपना सिर झुका लिया। गांव वालों के सामने गेंद अब बल्लू के पाले में थी। उसका चेहरा घबराहट से सख्त हो गया था, जैसे किसी ने उसके अंदर की सारी अकड़ निकाल ली हो। फिर बल्लू आगे बढ़कर हीरालाल के पैरों में गिर पड़ा और बोला, काका मुझसे गलती हो गई, लालच में अंधा हो गया था। लगता था कि आपके बनाए उपले बेचकर मैं भी कमाई कर लूँगा, लेकिन गांव की आंखें खुली नहीं थी, मेरी खुल गई। माफ़ कर दीजिए, मैं आपके टूटे उपलों से भी ज़्यादा वापस कर दूंगा और आपका काम कभी ख़राब नहीं करूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। फिर ये देखकर हीरालाल की भी आंखें भर आई। वह बूढ़ा था, लेकिन दिल में भगवान जैसा अपनापन था और बोला, बल्लू बेटा, गलती हर इंसान से होती है, पर गलती मानना सबसे बड़ी बहादुरी होती है। हम बूढ़े लोग किसी से दुश्मनी नहीं रखते, बस मेहनत से जीते हैं। अगर तूने समझ लिया कि ठंड में सबको राहत चाहिए, तो मेरी तरफ से कोई गिला नहीं रहा। फिर गांव वालों ने भी राहत की सांस ली। फिर कुछ लोग आपस में बातें करने लगे कि हीरालाल के उपले गांव के लिए कितना ज़रूरी बन गए हैं। फिर कैलाश मुखिया ने बल्लू से कहा, बल्लू, गलती मानना अच्छी बात है, अब यह भी ज़रूरी है कि तुम अपनी गलती सुधारो। जाओ जंगल से सूखा गोबर इकट्ठा करो और हीरालाल और भंवरी की मदद करो। उनके टूटे उपलों का नुकसान दोगुना मेहनत करके पूरा करो, तभी गांव का भरोसा तुम पर वापस आएगा। फिर बल्लू चुपचाप वहां से निकल गया। फिर कुछ ही घंटों में वे बड़ी बोरी भरकर गोबर ले आया। इसके बाद वे भंवरी देवी के पास आया और हाथ जोड़कर बोला, काकी ये गोबर ले आया हूँ, जितने उपले तोड़े थे उसे ज़्यादा बनाइए, मैं भी मदद करूँगा। समझ गया हूँ कि उपले केवल जलावन नहीं बल्कि इस ठंड में लोगों की ज़िंदगी बचाते हैं। मैं काम सीखना चाहता हूँ ताकि सर्दी में गांव का कोई और घर ठंड से ना कांपे। फिर भंवरी देवी ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक बूढ़ी माँ की ममता उभर आई। चल बेटा, अगर सीखने का मन है तो बैठ जा। उपला बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं है, हाँ, लेकिन मेहनत तो है ही है। इसकी भी एक तकनीक होती है। हाथों का दबाव बराबर होना चाहिए, नहीं तो उपला टेढ़ा बनेगा और ठीक से सूखेगा नहीं। जो बच्चा सीखना चाहे उसे सिखाने में हमें खुशी होती है बेटा। आओ हम सब मिलकर काम करेंगे। यूँ बल्लू भी भंवरी देवी और हीरालाल के साथ उपले बनाने लगा। पहले तो वे थोड़े आलसी लगे, पर भंवरी के डांटने पर मेहनत और तेज हो गई। शाम तक आंगन में फिर से उपलों की कतार लंबी बढ़ चुकी थी, पहले से भी ज़्यादा थे। फिर गांव की हवा में एक नई सी ऊर्जा आ गई थी। लोग बतलाने लगे थे, हीरा बूढ़े के उपले इस बार गांव को ठंड से बचा देंगे भाई। हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा। क्या ज़बरदस्त जुगाड़ सोचा है इन बूढ़े लोगों ने। फिर दोस्तों, उसी दिन से उपले का धंधा ही नहीं बल्कि गांव की सोच भी बदल गई। दोस्तों, ये आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताकर अपनी राय जरूर दो। और हाँ, अगर आप भी अपने घर में उपले बनाने के बाद उनसे अलाव तापते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।